हाय एवरीवन, वेलकम टू मैशिनिगामी। इस वीडियो में हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ये थर्ड लेक्चर वीडियो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ठीक है, देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सपोज एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a+ib। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है? इसका कॉन्जुगेट होता है जैसे कि एक बार बताता हूँ हमें कॉन्जुगेट की नीड क्यों पड़ी। अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था कि इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब बेसिकली x+i y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसे ऊपर नीचे a+ib इंटू a-ib से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना था। फिर क्योंकि ये नीचे दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, a² + b²। ठीक है, और ऊपर ये बन जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस फॉर्म में जिसमें आयोटा हमारा न्यूमरेटर में आता है। तो जो ये नंबर बना, हमने किससे मल्टीप्लाई किया? a-ib। इसे कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट की नीड रियलाइज हुई, और फिर उसके थोड़े बहुत और एप्लीकेशन हैं इसके। तो ठीक है, कॉन्जुगेट हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है? आई को बस माइनस आई पुट कर दो, कोई भी कैसी भी इक्वेशन हो, आई को माइनस आई डाल दो, हमारा कॉन्जुगेट निकल जाएगा। और कुछ नहीं करना हमें, आई को माइनस आई डालना है। तो इसको अगर हम उसमें रिप्रेजेंट करें, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+5 आयोटा। ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3-5i। तो 3.5 ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इस कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। वाई ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट होता है। तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा, ये वाला पॉइंट जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो बस एक वाई एक्सिस पे मिरर इमेज हो जाएगी, क्योंकि बस हमने इसका इसका इमेजिनरी पार्ट को हमने बस रिवर्स कर दिया, नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। ये जेड कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर बार लगा के वो उसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो ठीक है, कॉन्जुगेट समझ आया होगा। अब उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, ये तो काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव है। ये काउंटर इंट्यूटिव कह रहा हूँ, सॉरी, ये काफ़ी इंट्यूटिव है। हमने दो बार कॉन्जुगेट ले लिया तो वो उसी नंबर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगर हमारा a+ib है, इसको एक बार किया, इसको एक बार किया तो हमारा आया, इसका एक बार कॉन्जुगेट किया तो a-ib आया। फिर उसके बाद इसका दूसरी बार कॉन्जुगेट करेंगे तो a+ib ही आ जाएगा। तो दो बार किसी का भी कॉन्जुगेट करने पे हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। ठीक है, और फिर दो दो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो हमें 2 × रियल पार्ट ऑफ मिलता है। ठीक है, ये कैसे आया? a+ib को मल्टीप्लस करेंगे a-ib से, तो हमारा क्या आएगा? 2a, जो कि है 2 × रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 × इमेजिनरी पार्ट आएगा। ठीक है, ये तो इजी है काफ़ी। ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2ib। तो इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, 2ib इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इंटू आई बी आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a+ib इज इक्वल्स टू a-ib, और कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? implies that 2ib equals to 0, implies that b equals to 0। तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है z का, b हमारा जीरो है, तो एक ये प्योरली रियल होगा, z हमारा एक प्योरली रियल होगा। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी z प्योरली रियल दिया है तो हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। और अगर हमारे को ये कंडीशन दी है तो हम कहेंगे z प्योरली रियल है, तो ये आपस में दोनों एक दूसरे को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी अगर हमारा ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि काफ़ी केसेस में हमें दिया होता है जेड प्योरली रियल है और फिर कुछ कंडीशन निकालनी होती है, तो उसमें हम ये यूज़ करेंगे, जेड को उसके कॉन्जुगेट के इक्वल डाल देंगे, और ये जब इक्वेशन ट्रू होती है तो हमारा प्योरली रियल होता है। ऐसे ही अगर हमारा ये है जेड प्लस उसका कॉन्जुगेट, वो अगर हमारा इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, सॉरी, ये इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, तो जेड इज़ प्योरली इमेजिनरी होता है। कैसे? a+ib प्लस a-ib इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2a इक्वल्स टू ज़ीरो, a इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है,
तो इसका रियल पार्ट जीरो है, तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, ठीक है, जैसे प्योरली रियल होता है। तो जब भी हमें प्योरली इमेजिनरी है तो हम z प्लस उसका कॉन्जुगेट कर देंगे, इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, तो हो जाएगा। ठीक है, अब z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे, ये इसका मॉड्यूलस होता है, तो बाद में पढ़ेंगे ये, अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रियल पार्ट को होल स्क्वायर है प्लस इमेजिनरी पार्ट को होल स्क्वायर है, ठीक है। और ऐसे अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करके कॉन्जुगेट करते हैं तो वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है, क्योंकि ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, ए माइनस आई डी। मैंने बताया था बस आई को माइनस आई डालना है और हो गया, ठीक है। तो आई को माइनस आई डी डाल दिया। अब देखो ये क्या है, ये इसका कॉन्जुगेट है, और ये क्या है, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो इसलिए ये वाली आइडेंटिटी होती है। ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी बिल्कुल सिमिलर केस है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बिल्कुल सिमिलर है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे होगा, ए प्लस आई डी सी प्लस आई डी, और फिर इनका कॉन्जुगेट करेंगे तो फिर बस आई को माइनस आई डालना है, डाल दिया। हमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत है, मल्टीप्लाई करके भी अगर हम करेंगे तो बात बिल्कुल सेम पड़ेगी। तो ये इन दोनों के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स के इक्वल है, ठीक है। ऐसी इस वजह से अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को होल कुछ पावर है, तो उसके उसका होल कॉन्जुगेट करेंगे तो बस सिंपल ब्रैकेट मतलब पावर के अंदर वाली टर्म को कॉन्जुगेट करके पावर कर देना। ऐसे डिवीजन में भी बिल्कुल सेम होगा, डिवीजन में भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट इफ हमें ये इक्वल दिया है, देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। पहले हमें क्या दिया है हम वो लिख लेते हैं। हमें दिया है कि एक्स प्लस आई वाई की पावर 5 इक्वल्स टू पी प्लस आई क्यू, ठीक है। और हमें इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो आई वाई में मल्टीप्लाई है, यहाँ एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। हम ये चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज़ हम कैसे बनाएंगे, देखो हमें वाई के साथ आई नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों हमने यहाँ पे आई कॉमन ले लिया, आई कॉमन ले लिया, आई हमने कॉमन लिया तो हमारा ये बन गया, इधर भी आई कॉमन लिया, ठीक है। तो ये बन गया, और फिर उसके बाद 1/i होता है माइनस आई के इक्वल, तो वो हमने पुट किया, तो ये बन गया हमारी कंडीशन। तो ये आई की पावर 5 आई के इक्वल ही होता है। ये हायर पावर्स आई का हमने पढ़ा था आई गेस फर्स्ट लेक्चर वीडियो में ही, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा ये बन गया। अब देखो इसमें और इसमें सिमिलैरिटी क्या दिख रही है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। यहाँ पे माइनस आई है पर यहाँ पे प्लस आई है, तो हमें बस माइनस आई को प्लस आई में कन्वर्ट करना है और हो गया। तो हमने दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लिया, इधर भी कॉन्जुगेट ले लिया और इधर भी कॉन्जुगेट ले लिया। तो इसका कॉन्जुगेट अंदर चला जाएगा, तो बस इसका इसमें कॉन्जुगेट कर देंगे हम, ये कॉन्जुगेट इसमें कॉन्जुगेट कर देंगे बस। और फिर उसके बाद हमारा जो गिवन हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है। तो अब वो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला इन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे सबसे ज़्यादा खासियत क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अलजेब्रा में भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लग जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करते हैं एक नंबर को, जैसे कि ये दिया है, तो इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे प्लॉट कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ये x1 है, ये y1 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा z1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगा सकते हैं, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम अलजेब्रा भी कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक टाइप का हर हर टाइप का टॉपिक बन जाता है, फिर हर टाइप के कॉन्सेप्ट लग सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इस वजह से ठीक है, अब देखते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो हमें पता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो मैं एक बताता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये एक वेक्टर की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं। कैसे, अगर वेक्टर का थोड़ा आइडिया है, ठीक है, अभी मत करना वरना अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर हम कोई एक वेक्टर है, हम उसको कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ टू डायमेंशनल वेक्टर, मतलब जो सिर्फ दो डायमेंशंस में एक्स और वाई, उसको उसको ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं, अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूं, मान लो एक ए वेक्टर है मेरा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, और एक मेरा बी वेक्टर है,
B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, इन दोनों को ऐड करूँ मैं वेक्टर्स को, तो मेरे मेरे जो एक्स कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और वाई कॉम्पोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बन जाता है A2 प्लस B2 जे कैप। ठीक है। ठीक है, अब मैं दो 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 मैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करता हूँ, जैसे मेरा एक Z1 है A1 प्लस A2 आई कैप, और मेरा Z2 है B2 प्लस B1 प्लस B2 आई आई कैप कह रहा हूँ मैं, आई सिर्फ। तो देखो, इसको इसको और इसमें सिमिलैरिटी क्या है, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट से अलग है, क्योंकि मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता, ऐसे मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और तो इसलिए मैं जब भी दो ऐड करता हूँ ना, तो ये वाला पार्ट अलग ऐड होता है, ये वाला पार्ट अलग ऐड होता है। अगर मैं Z1 प्लस Z2 करूँ, तो मेरा आएगा A1 प्लस B1, और फिर आएगा प्लस आई A2 प्लस B2। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि दो पार्ट्स हैं जो अपने अलग ही वे में चलते हैं, दो पार्ट्स हैं अपने अलग वे में चलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों में इन दोनों में हम इनको ऐसे थोड़ा वेक्टर्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ये Z1 एक वेक्टर हो गया, Z2 एक वेक्टर हो गया, क्योंकि उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन हम ऐसे कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाता है, वो हम उस सेंस में कर सकते हैं अगर हम इसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट करें। क्योंकि देखो, अगर ये एक पॉइंट है तो ये एक वेक्टर हो गया Z, ये Z1 एक वेक्टर हो गया, ऐसे ही Z2 एक कोई दूसरा वेक्टर हो गया, ये Z2 एक वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वो भी कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और वेक्टर्स की सारी प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो अब हमें हमें पता है कि हमारे पे दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको दो ऐसे पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक उन दोनों के बीच की लाइन है। तो अब हमें पता है कि अगर हमें ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते, y1 x2 y2, तो हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं जो उसको m रेशियो n में डिवाइड करता है। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला में। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट अगर x y है, तो मेरा x होगा m x2 this into this प्लस n x1 this into this अपॉन m प्लस n। ठीक है, y मेरा होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पॉइंट को भी मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकता हूँ ना। ये वाला जो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर थे, मेरा Z1 था x1 प्लस आई वाई वन, और Z2 था मेरा x2 प्लस आई वाई टू। तो मेरा जो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बना, Z बना, वो x प्लस आई वाई बना। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला पॉइंट फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ आया कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐसे दो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, और अगर p हमारे को इंटरनली डिवाइड करता है, देखो उसमें भी दो टाइप के थे फॉर्मूले, एक इंटरनली डिवाइड करने वाला है, एक एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला। m रेशियो n है, ये m दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू m बाई n। और अगर ये कोऑर्डिनेट हमें x2 y2 दिए हैं, ये x1 y1 दिए हैं, तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसके इक्वल आएगा, और इस पॉइंट को फिर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली पहले कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पहले कोऑर्डिनेट्स में तोड़ लिया, दो कोऑर्डिनेट्स बना लिए। अब उस कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हमने जो भी हमें अलग कोऑर्डिनेट चाहिए वो हमने निकाल लिया, जो भी हमें अलग पॉइंट चाहिए, अलग कोऑर्डिनेट चाहिए, वो निकाल लिया। अब उस कोऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर टू कोऑर्डिनेट, फिर कोऑर्डिनेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने प्रोसेस किया बेसिकली। तो इस वजह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी थ्योरीज यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि हम उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली अल्टीमेटली ये कोऑर्डिनेट्स हैं, हम कोऑर्डिनेट्स में खेल रहे हैं। तो अब हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। तो अब उसको हमने जैसे थोड़ा मैनिपुलेट किया, हमने जैसे कि एम को एक साथ ले लिया, और ये बन गया, एन को एक साथ ले लिया, ये बन गया। और ये हमारा पहले वाला कोऑर्डिनेट है, ये पहला हम वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये और ये। तो बेसिकली देखो, ये बन गया। तो बेसिकली क्या हो रहा था, हम पहले क्या कर रहे थे, हम m इंटू
एक्स कोऑर्डिनेट्स अलग निकाल रहे थे, वाई कोऑर्डिनेट अलग निकाल रहे थे। अब इसमें ये एक साथ हो गया बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट भी आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी आ रहा है, और ये बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है निकालने का। तो हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अ, इससे यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ गए। तो यहाँ से अगर हमें यहाँ डायरेक्टली जाना है तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्म है यहाँ से यहाँ डायरेक्टली जाने के लिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर जाने के लिए। ठीक है। तो ये अल्टीमेटली ये बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो हम फॉर्मूला बिल्कुल सेम पैटर्न में लगा देते थे। देखो ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न बिल्कुल सेम है फॉर्मूला लगाने का। ठीक है, बस x2 की जगह z2 आ गया और x1 की जगह z1 आ गया, क्योंकि इसके अंदर दोनों आते हैं और दोनों ऐड होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमें फिर इसको ऐसा हमें ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने बस इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है। ऐसे ही जब एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं एम रेशो एन में, पी हमारा एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं इनको, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके केस में एक्स हमारा बनता है एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, जब एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। ठीक है। ये जो एन है, एन इंटू ये होता है और एम इंटू ये होता है। ठीक है, ऑपोजिटली ऐड होते हैं, तो ये वाला आ जाता है। ठीक है, तो हम इससे ही हम कर सकते हैं, जब हमें ये गिवन है, अब अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है, जो कि तो एम रेशियो एन क्या बन जाएगा, बेसिकली 1:1 बन जाएगा। दोनों 1:1, मिड पॉइंट में ये साइड इक्वल हो जाएगी, तो इनका रेशियो 1 बन जाएगा। तो हमने इन दोनों को 1 1 डाला, तो ये क्या बन गया, Z2 प्लस Z1/2। तो ये हमारा मिड पॉइंट होता है। दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मिड पॉइंट इसके इक्वल होता है। ठीक है। ऐसे सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड देखो, सेंट्रॉइड जैसे एक ट्राइंगल है, अगर इसका ये x1, y1 है, x2, y2 है, और ये x3, y3 है, तो इसका जो सेंटर होता है जहाँ पे मीडियंस मीडियन सारे टच करते हैं, तो उसका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y होते हैं इसके सेंट्रॉइड के, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 प्लस कॉमा ऐसी y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो इसलिए बस हमें x1 x2 x3 की जगह z1 z2 z3 पुट करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जो इसके सेंट्रॉइड पे होंगे, इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे होंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि इसके अंदर इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम बेसिकली ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होगा, x प्लस आई वाई के इक्वल होगा, तो बेसिकली, और x हमारा इसके इक्वल है और y इसके इक्वल है, तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, इसके ये वाला अगर किसी को नहीं पता है कि सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड के ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं, तो देखो ये देखो ये मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट वाला लगा देंगे। मिड पॉइंट पे x2 प्लस x3 होगा अपॉन 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे हम इस पॉइंट के। और ये 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, जो सेंटर्ड होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के इसके पता है, तो उससे ये वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है। ऐसे ही हम इन सेंटर निकाल सकते हैं। इन सेंटर क्या होता है, जहाँ पे सारे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, जैसे कि ये x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है। तो सेंट्रॉइड्स जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और ऐसे ही ये इक्वल है। ठीक है, ये सारे एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पे मीट करते हैं वो इन सेंटर होता है। और इन सेंटर को अगर हमें निकालना है तो इसको ऐसे निकालते हैं, अगर ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये साइड की लेंथ है। ठीक है, तो इसका जो इन सेंटर होता है वो होता है ए ए इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस बी इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी इंटू x2 प्लस सी इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट सी इंटू x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये एक्स ये एक्स ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट भी यही हो जाता है, y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3। इसका एक बार प्रूफ देख लेना, इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है इसका प्रूफ। इसके प्रूफ में हमें पहले ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स की एक थ्योरम होती है, दिस अपॉन क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की एक थ्योरम होती है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो उसका यूज़ करके निकालते हैं। बस इसका फॉर्मूला देख लेना। तो उसमें हम क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, इसको हम करेंगे बस x1 x2 x3 की जगह हम कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देंगे। ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3, और ये बस साइड की लेंथ्स होंगी, ये साइड की लेंथ्स होंगी। ठीक है, ऐसे हम इन सेंटर को निकाल देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक्यूट एंगल में
ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखो एक हमारा एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का एक ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे सारे मतलब कि ये मान लो यहाँ पे सारे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, जहाँ पे सारे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, ये ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर है। और फिर एक ऐसी एक सेंट्रॉइड हो गया, ये सेंट्रॉइड हो गया, और फिर ये इन सेंटर, ये सर्कम सेंटर हो गया। सर्कम सेंटर होता है कि हम जब 3 पॉइंट से एक सर्कल पास करता है, और उस सर्कल का जो सेंटर होता है, उस सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर कहते हैं, इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, जो कि बिल्कुल मतलब ये काफ़ी अच्छी थ्योरम है, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो जो ये ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और ये सर्कम सेंटर्स होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड जहाँ पे सारी मीडियंस मीट करती हैं, और सर्कम सेंटर जो ट्राइंगल के पॉइंट से एक सर्कल बनता है उसका सेंटर, ये सब कोलिनियर होते हैं, ये तीनों कोलिनियर होते हैं। और जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो, ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। बेसिकली देखो 2:1 क्या है, ये एक मीडियन को भी, सेंट्रॉइड एक मीडियन को भी 2:1 में डिवाइड करता है। तो जो इसका प्रूफ है ना, इसका प्रूफ ऐसे ही आता है, हमें हमें सारे हम बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम एक मीडियन को लेके सिमिलैरिटी ट्राइंगल से करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रूफ है, इसको एक बार देख लेना अगर नहीं पता है, वरना इसको थोड़ा याद रख लो कि कोई भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, वो एक ही लाइन पे आते हैं, और जो सेंट्रोइड होता है वो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है बेसिकली। ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर से सर्कम सेंटर टू टू रेशो मतलब ऐसे इस फॉर्म में होता है, ये डबल होती है लेंथ इसके, ठीक है, फिगर में नहीं दिख रही है पर ऐसा होता है, ठीक है। और अगर हमारा जो सेंट्रॉइड है उसको हम ओरिजिन ले ले, बेसिकली सेंट्रॉइड को, सर्कम सेंटर को हम 0,0 मान ले, तो हम ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे। देखो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कि ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो हमें सेंट्रॉइड पता है, सेंट्रॉइड हमारा ये होता है, सेंट्रॉइड इसके इक्वल होता है। तो अब हम तो हमारा हमारा फिर 2:1 हमने इसमें लगाया तो ये बन गया, ये तो ओरिजिन है, हमने सर्कम सेंटर को ओरिजिन माना है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो एच जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो 3 इंटू सेंट्रॉइड आ जाएगा, तो इसको इंटू 3 करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद रखना कि ये तीनों कॉलिनियर होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर। और सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, let z1 z2 z3 be three complex number and abc be real number such that ये दो दो इक्वेशन वैलिड है, शो दैट हम ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर है। देखो हमें एक तो ये जीरो दिया है, एक ये हमें दिया है, तो हम क्या करते हैं, सी को रिप्लेस कर देते हैं माइनस ए प्लस बी से। तो माइनस ए प्लस बी से हमने रिप्लेस किया सी को, और Z3 हमने निकाला तो Z3 इसके इक्वल आता है, ठीक है। तो अब ये देखो ये एक सेक्शन फॉर्मूला बन रहा है, Z1 हमने एक ले लिया, Z2 एक ले लिया, ए रेशो बी में अगर डिवाइड करेंगे या बी रेशो ए में जैसे, तो ये Z3 आएगा, Z3 आएगा, तो इसलिए ये कोलिनियर है, इस वजह से ये कोलिनियर है बेसिकली, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सेक्शन फॉर्मूले से कर लिया क्योंकि ये बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये कोलिनियर होगा और ये बी रेशो ए में डिवाइड कर रहा होगा Z3, तभी ये वैलिड होगा, ठीक है। सो आई होप समझ आएगा, कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।